नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल भारत अब तक। आज हम दिखा रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेसियों को किस तरह से धोया आज संसद की कार्रवाई में और किस तरह से उन्होंने विपक्ष के धज्जियां उड़ा दी, वो आप भी सुने। मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। ऑल आई शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आई शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं, उड़ा रहे हैं और सभापति महोदय बोल रहे हैं कि संविधान समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें संविधान को खतरा जिन लोगों से है वही तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं। देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी, रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे। परंतु महोदय मैं कह रहा हूं, ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आज का क्या है तो मनवाने के लिए आए थे कि मिले मुलायम काशी राम, तैयारी के साथ आए हैं, जय श्री राम राज्यसभा। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे, और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। सभापति महोदय, सितंबर 1934 को बताना चाहिए कौन क्या कर, पार्टी का न्यूरमबर्ग में कन्वेंशन इस देश में क्या क्या हो चुका है या होने वाला है, नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म देश को समझना चाहिए का मंचन हुआ। और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। चुनाव में बड़ा फायदा सोचिए कि किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। 26 अप्रैल 1942 को जर्मनी की संसद को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात की। अर्थात संविधान सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से, संविधान से किस प्रकार की देश में दुनिया भर के 42वां संविधान संशोधन जो किया था, जिसमें मिनी संविधान कहा जाता है, संविधान संशोधन के द्वारा मूल भावनाओं के मूल जो प्रस्तावना है उसी में छेड़छाड़ कर दिया गया। यानी कोई जुडिशरी सेकुलर जो सब था बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 39-40 और मैं यही याद दिलाना चाहता संविधान संशोधन जो हुआ था, श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया। वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय, जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए, और बाबा साहब अंबेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे संविधान की आत्मा कहा था, उस आत्मा को भी बदल दिया गया। वो लोग आज कहते हैं, और आज प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहते हैं, उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक लाइन वेट करानी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था। आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक हुए। तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था, और ये संसद की कार्रवाई में है, ये रिपोर्ट में जाएगा, ये जो उनका भाषण जो है ये संसद की कार्रवाई में रिपोर्ट होगा, आज से 50 साल बाद भी निकलवाना चाहोगे तो ये रिपोर्ट में रहेगा। कोई भी इनका पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली कर सकते हैं, लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, हाँ जी, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों बिल्कुल रिकॉर्ड में होगा। ये जो भी डिबेट हो रही है ये संसद के ऑन रिकॉर्ड में जा रही है, और संसद टीवी जो है रिकॉर्ड भी कर रहा है। ऐसा नहीं हवाई हवाई बातें हैं, वहाँ पर झूठ बोलकर भागना, झूठ बोलोगे, साक्ष्य नहीं दोगे, परंतु मैं ये भी आपका जो भाषण है या आपकी जो बात है वो संसद की कार्रवाई से डिलीट कर दिया जाएगा। इसलिए किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, झूठे आरोप नहीं लगा सकते। हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं?
देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, लेकिन संसद की जो रिकॉर्ड में है वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वो डिलीट कर दिया जाएगा। राहुल गांधी के बहुत सारे भाषण जो हैं भारतीय जनता वो डिलीट करवाए गए संसद की कार्रवाई, ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते सदन की कार्रवाई से। क्यों? क्योंकि उनमें कोई तथ्य नहीं था, ये समझ नहीं पाए, तर्क नहीं था। प्रभु की लीला जैसे अडानी का था, अंबानी का था, बहुत सारे कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी। अच्छे से बताएगा। विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आज से 30 साल पूरी तैयारी के साथ आया, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में भाई पोथी लेकर के आया बंदा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे, और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें ये कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है और वो जागृत होकर हमें पुनः वहां तक पहुंचाने का प्रयास रखेगी। सब छोड़ा देगा, मार मार के मार। श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पर वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में भी कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो प्रसिद्ध पंक्ति, जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं, जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। अब सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण और शपथ में हमारे विरोधियों ने बहुत बार संविधान का विषय बहुत उठाया और राष्ट्रपति महोदय ने अपने जिनको नहीं छोड़ने वाला भाई 28 पर इनको तो दोहेंगे संविधान और संविधान से जुड़े विषयों के बारे में बात कही। मगर महत्वपूर्ण बात यह है सभापति महोदय कि संविधान इस देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इन लोगों ने अपने समय में संविधान में क्या किया और किस भावना से प्रेरित किया, मैं 3 उदाहरणों के कंपैरिजन से बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का न्यूरमबर्ग में कन्वेंशन हुआ, जिसमें नाजियों की बड़ी प्रसिद्ध फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द विल का मंचन हुआ और उस मंचन के बाद हिटलर के राइट हैंड आदमी रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और ठीक वही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बरुआ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यानी सोचिए कि ये किन विचारों से प्रेरित थे और संविधान कितने बड़े खतरे में था। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, 26 अप्रैल 1942 जर्मनी की संसद रीस्टाग को संबोधित करते हुए हिटलर ने कहा जजों को कि जो जज आज के युग की आवश्यकता नहीं समझते, मैं इंटरवीन भी करूंगा, उनको सुपरसीड भी करूंगा और उन्हें पद से भी हटाऊंगा। और ठीक यही काम 24 अप्रैल 1973 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, जब उन्होंने जजेस को सुपरसीड किया और कमिटेड जुडिशरी की बात कही।
अर्थात संविधान के ऊपर खतरा और संविधान से किस प्रकार की परिस्थितियां थी आज की पीढ़ी को याद नहीं होगा। 38वां और 39वां संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। वो लोग आकर आज कहते हैं कि वो संविधान की रक्षा करने वाले हैं। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ, भाषण के जवाब में श्री जॉर्ज फर्नांडिस जी जैसे नेता को पता चलेगा हथकड़ी लगाकर सड़क के ऊपर चलाया गया। वो लोग आज कहते हैं कि इनको संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता है। और 42वां संविधान संशोधन ऐसा संविधान संशोधन था महोदय जिसमें 40 आर्टिकल बदले गए, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए, 2 नए चैप्टर जोड़ दिए गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसे संविधान की आत्मा कहा था, आत्मा को बदल दिया गया। वो लोग आज कहते हैं, और आज लग रहा है कि ये तैयारी करके बात बैठे हैं कहते इनको घेरने के लिए। हैं। उस समय जो अखबार छपते थे तो पीआईबी को एक लाइन वेट कर आनी पड़ती थी पीआईबी से, तब जाके समाचार पत्र में कुछ छपता था। गजब। और जिसके लिए उस जमाने में एक मशहूर शेर बोला गया था। आप सबको पता होगा कि उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर गालिब हुए हैं, मीर तकी मीर हुए हैं, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक हुए हैं। तो लोगों ने दिल से दुखी होकर कहा था कि अब तो गालिब ज़ोक साहिर मीर सरकारी, अब तो गालिब ज़ोक साहिर मीर सरकारी, शायरी की हो गई तासीर सरकारी। महोदय, मगर इतना ही नहीं था, यह सिर्फ इमरजेंसी का विषय नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब जब ये सत्ता में आए संविधान खतरे में आया। श्री राजीव गांधी जी जब सत्ता में आए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया और वो निर्णय शरिया के विरुद्ध नजर आया, तो इस देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। संविधान खतरे में था, सारे दाग छुड़ा देंगे आज हमने उसका विरोध किया। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां शरिया संविधान से ऊपर होता हो। ये सिर्फ हमारे देश में था और संविधान सबसे बड़े खतरे में था। 2 नेता जेल में चले गए तो इनको लगता है कि संविधान खतरे में आ गया। अभी तो शायरी भी होगी, लगता है कि वो न्यायिक कार्रवाई के तहत नहीं गए। तो मैं अपने विरोधियों थोड़ा सा ब्लीच भी होगा, सुलभ संज्ञान के लिए याद दिला देना चाहता हूं, गीला करेंगे कि ये क्या 2014 के बाद ही हुआ है। फिर थोड़ा सा वेनिस भी डलेगा। राहुल जी को जिस नेशनल हेराल्ड केस में सब कुछ आएगा, वो 2013 अक्टूबर में दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं। कनिमोझी जी और राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमाडी जी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कौड़ा जी सीएम झारखंड जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह जी मायावती पे 2006-7 में डिस्ट्रोवर्जन का केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगे, FIR 1990 में हुई। बस इसलिए मैं इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, उसके बावजूद ये किस ढंग की भाषा और आचरण प्रयोग करते हैं, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। और राष्ट्रपति महोदया ने अपने अंतिम बिंदु में यह कहा कि 2047 में और थोड़ा सा करो, अभी तो आने वाला है इनका और विकसित राष्ट्र के लिए उन्होंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था, भारत जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ साक्षरता और समझ का दर कम है, तो ये देश कैसे अडॉप्ट होगा। मोदी जी ने आने के बाद जो डिजिटल रिवॉल्यूशन लाया है, आज दुनिया में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन का 46% भारत में होता है। 46%, जो हमारे बाद आने वाले 4 देशों में मिलाकर भी कम है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने अंतिम समय में अंतिम बात करते हुए एक चीज कोट की थी कि पूरी दुनिया में उन्होंने वेदों के एक वाक्य को कोट किया राष्ट्रपति महोदया ने, जिसका बहुत उछल रहे हैं अभी हालांकि राहुल गांधी का, अर्थात सभी लोग समान रूप से आए और एक समान रूप से आगे बढ़े और एक साथ आगे कॉन्फिडेंस बहुत, मगर सभापति महोदय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा है। चाहता हूं, लेकिन कितने दिन, आज से कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल पे एक प्रोग्राम आता था माइकल होने वाले हैं, जिसमें उसने कहा कि इंडिया में झारखंड, महाराष्ट्र
कि अगर इंडिया अपने पोटेंशियल को उसके सही ढंग से परफॉर्मेंस प्रयोग पे पता करेगा चलेगा। तो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी और जिस तरह इंडिया से विल बी भारतीय द जनता पार्टी और बिगेस्ट एनडीए नेशन एंड रिचेस्ट नेशन ऑन तैयारी दिस कर रहा है, उससे लग रहा है ये कि इंपॉर्टेंट नहीं है राहुल गांधी की मुश्किलें और भी बढ़ने उसने वाली कहा हैं। इंडिया विल बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट नेशन ऑन दिस अर्थ द प्लेस बहुत एट व्हिच talented इट है। रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। सुधांशु वो त्रिवेदी जो हमारा अतीत था वो हम सांसद प्राप्त चुन करके करके आए रहेंगे। हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे विरोधी लोग किस विचार की बात करते हैं, इनके मन में सुनिए, इनके एक बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल थिंकर थे जो चुनाव के दौरान क्या बोले कि उत्तर भारतीय यूरोपियों से हैं तो पश्चिम वाले अरब वालों से जुड़े हैं, तो पूरब वाले चीन वाले से हैं, दक्षिण वाले अफ्रीका वालों से। वजह सुनिए, वो इस्तीफा दिए थे फिर रीइंस्टेट हो गए, यानी केवल चुनाव के लिए था, जगनमोहन रेड्डी वो चेहरे का नकाब उतर गया है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बाहर से महोदय आपको सपोर्ट पता नहीं किया है है सरकार को। भारतीयों के सही सुना है भारत आपने। की वास्तविकता क्या थी और आपके मन में गुलामी की मानसिकता क्या भरी हुई है। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, बिना अरब के लोग बाहर भारत से के बारे में सपोर्ट क्या किया, सोचते जबकि थे, या अरब कांग्रेस के के कई विचारधारा हिस्टोरियंस जिसमें इब्न असीर, इब्न कतीर, इब्न खल्दूम ने ये वर्ड यूज किया है। तो सुना आपने, अजीजुल अभी आप सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे जो विपक्ष को बुरी तरह से धो रहे थे। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? संविधान खतरे में है, किसके समय ज्यादा खतरे में था? समझाते हम उधर से बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार या पिछली यूपीए की सरकार में, या यूं कहें कि एनडीए की सरकार में, वो तय आपको करना है। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि संसद में जो सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को धोया है वो आप तक पहुंचाना। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब तक के लिए नमस्कार।